हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं इस लेक्चर को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस टॉपिक को छोटे छोटे लेक्चर्स में 2 या 3 लेक्चर्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा। तो फिलहाल आज हम इसकी टेक्निक देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ये इसका जो आइडिया है, ये जो सजेशन दी थी, ये दी थी मार्टिन एंड सिंगे 1941 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हालांकि गैस क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने में बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है, ठीक है, लेकिन इनका ये कहा जाता है कि इन्होंने इसको सजेस्ट किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। अब गैस क्रोमेटोग्राफी है क्या? देखो, इस नाम से ही पता चल जाता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होगा। एक्चुअली गैस क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल फेज़ रहता है, मोबाइल फेज़ वो गैस रहता है, गैस। यानी हम यहाँ पे मोबाइल फेज़ जो रनिंग फेज़ जो है वो गैस यूज़ करते हैं, और स्टेशनरी फेज़ या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। अगर स्टेशनरी फेज़ सॉलिड है तो फिर हम कहते हैं इसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज़ लिक्विड है तो फिर हम इसको कहते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा GSC और इसको मैं बोलूँगा GLC। तो गैस क्रोमेटोग्राफी हमारे पास में 2 तरह की रहती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये 2 तरह की क्यों है। क्योंकि मोबाइल फेज़ यानी रनिंग फेज़ जो फ्लोइंग फेज़ है वो हमेशा गैस है, लेकिन जो स्टेशनरी फेज़ यानी रुका हुआ फेज़ जो है, जो थमा हुआ फेज़ है, एक ही जगह जो रहता है, वो या तो सॉलिड यूज़ करते हैं हम या तो फिर लिक्विड यूज़ करते हैं। इस मोबाइल फेज़ को, इस गैस को हम और एक नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं कैरियर गैस यानी जो फ्लो होती है, ठीक है। अब मैं समझा दूंगा ये होता क्या है। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की बात करूं, गैस क्रोमेटोग्राफी तो ये भी है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में गैस और सॉलिड एडजॉर्बेंट के दरमियान, मैं ऐसा बोलूँगा, मान लीजिए ये सॉलिड सपोर्ट है, ठीक, और यहाँ से हम गैस फ्लो कर रहे हैं, ये गैस फ्लो हो रही है, ठीक है। और इससे हम एनालिसिस करना चाहते हैं या सेपरेशन करना चाहते हैं किसी कंपाउंड का। मान लीजिए एक वोलेटाइल कंपाउंड है, इसमें 2-3 कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट इसके ऊपर कितना चिपक जाते हैं, यानी एडजॉर्ब कितना होता है, या ये कितना फ्लो होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे एनालिसिस होती है, यानी सेपरेशन होती है। या मैं ऐसे बताऊँगा कि अगर हमारे पास में एक मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में जो सॉलिड के ऊपर ज़्यादा चिपकेगा वो गैस के साथ में कम फ्लो होगा, और जो चिपकेगा नहीं यानी जो एडजॉर्ब नहीं होगा, जो ज़्यादा एडजॉर्ब नहीं होगा, वो गैस के साथ में जल्दी फ्लो होगा, बाहर फ्लो होगा। समझ में आया ना? तो डिफरेंट कंपाउंड्स की जो टेंडेंसी होती है एडजॉर्ब होने की वो डिफरेंट रहती है। समझ में आया ना? उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स है वो पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? उनमें से कोई ज़्यादा एडजॉर्ब होता है तो कोई कम एडजॉर्ब होता है। जो कम एडजॉर्ब होगा वो जल्दी बाहर आ जाएगा, जो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो बाद में बाहर आ जाएगा। समझ में आया ना? और बाद में इनको डिटेक्ट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट इज़ एडजॉर्प्शन। क्या है यहाँ पे? एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, या जिसको जॉर्प्शन बोलेंगे आप, यानी एडजॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गैस और लिक्विड के दरमियान, ये मान लीजिए लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे गैस है, ये गैस फ्लो हो रही। गैस और लिक्विड के दरमियान यहाँ पे कंपोनेंट्स का पार्टीशन होता है, पार्टीशन। समझ में आया ना? मान लीजिए हमारे पास सैंपल है, उसमें 2 कंपोनेंट्स है, A और B। अब ए लिक्विड को पसंद करता है कि गैस को पसंद करता है, यानी इनमें से जो लिक्विड को ज़्यादा पसंद करेगा, जो लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, या मैं ऐसा बोलूँगा सिंपली, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा,
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो लिक्विड में ज़्यादा जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो गैस में ज़्यादा जाएगा। समझ में आया ना। मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ए का, तो ए इसमें जल्दी जाएगा, ज़्यादा लिक्विड में पाया जाएगा। और बी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो गैस में प्रेजेंट होगा। तो गैस तो फ्लो हो रही है, अब ज़्यादा फ्लो कौन होगा, पहले बाहर कौन जाएगा, इधर से यहाँ मान लीजिए एक पाइप है, इससे बाहर जाना है, पहले बी बाहर जाएगा, उसके बाद में ए बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन होता है बिटवीन, पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन गैस एंड लिक्विड। तो ये इसका फंडा है, समझ में आया ना। अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये तो इसका प्रिंसिपल आ गया समझ में। हम पहले इसका इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट में ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग भी देखेंगे। वर्किंग या मैं बोलूँगा प्रोसीजर बोलूँगा मैं, और प्रोसीजर अगर ये समझ में आ गया हमको वर्किंग प्रोसीजर, तो यानी गैस क्रोमेटोग्राफी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हम इन कंपोनेंट्स को अलग अलग देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और ये किस तरह बनाए गए होते हैं, ठीक है, यानी ये किस तरह बनाते हैं हम। ठीक, तो शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। देखो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे पहला पोर्शन जो रहता है वो रहता है कैरियर गैस टैंक, यानी गैस सिलेंडर जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। मैं लिखूँगा यहाँ पे कैरियर गैस टैंक। अब कैरियर गैस आपको मालूम है, कैरियर गैस किसको कहते हैं हम, मोबाइल फेज़ को, यानी जो गैस हम यूज़ करने जा रहे हैं एज मोबाइल फेज़ उसको कहते हैं हम कैरियर गैस। समझ में आया। उसके बाद में और एक यहाँ पे रहता है एक रेगुलेटर, एक उसको मैं बोलूँगा फ्लो रेगुलेटर, फ्लो रेगुलेटर, जैसे गैस सिलेंडर्स में रहता है। और रेगुलेटर का काम क्या रहता है, रेगुलेटर का काम रहता है कि गैस फ्लो को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। समझ में आया। ये हो गया यहाँ तक, ये हो गया गैस की बारी। उसके बाद में देखो इसको क्या करते हैं, इसके बाद में और एक चीज़ रहती है उसको बोलते हैं सैंपल इंजेक्शन चेंबर। मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको सैंपल इंजेक्शन चेंबर। इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझेंगे इंजेक्शन चेंबर क्या रहता है। देखो यहाँ पे ये जो इंजेक्शन चेंबर है ना, इसमें ये इसी तरह जिस तरह ये रहते हैं ना, ये पूरा पोर्शन ये इनर्ट मटेरियल का होना चाहिए ताकि उसके साथ में कोई गैस या कोई लिक्विड रिएक्ट ना करे। और ये जो इंजेक्शन चेंबर है, ये इंजेक्शन चेंबर भी इसी तरह रहता है। ये स्टील का रह सकता है या टेफ्लॉन वगैरह का रह सकता है या गिलास का रह सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक सेप्टम लगा रहता है, सेप्टम इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा मैं सेप्टम, रबर सेप्टम, जिसकी एक छोटी सी ओपनिंग इधर जाती है चेंबर में। समझ में आया। इस सेप्टम का काम क्या है, इस सेप्टम क्यों लगा रहता है, इस सेप्टम में हम यहाँ से सैंपल इंजेक्ट करते हैं, सैंपल जिसका हमें एनालिसिस करना हो, वो सैंपल मतलब सीरीज में भरते, सीरीज में फिर उसको ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ से छोटा सा सैंपल। लेकिन याद रखना गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ये उन कंपोनेंट्स के लिए यूज़ की उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है जो वोलाटाइल कंपाउंड्स होंगे। क्या होंगे, वोलाटाइल कंपाउंड्स एंड थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, इतना भी याद रख लेना, वोलाटाइल और थर्मली स्टेबल कंपाउंड रहना चाहिए। अब हमने सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट किया, देखो ये क्या होता है, ये सैंपल इंजेक्टर से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एट हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और इसको यहाँ पे ये जो ना ये पूरा ये थर्मोस्टेट में रहता है। थर्मोस्टेट का मतलब, थर्मोस्टेट मतलब जिसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, ठीक है, थर्मोस्टेट, राइट। तो ये होता है। और ये जो है ये वाला पोर्शन, इसके साथ में यहाँ पे ओवन भी अटैच रहता है, ओवन, ये याद रखना।
कॉइल को मिला के थर्मोस्टेट भी रहता है और यहाँ पे ओवन भी रहता है। मैं लिखूँगा यहाँ पे ओवन मतलब हीट करने के लिए, ताकि ये हीट अप हो जाए। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर जो है ना वो 50 से लेके 350 डिग्री तक ले जाते हैं हम, ये याद रखना। अब देखो सैंपल यहाँ पे लिया, इसको सैंपल इंजेक्ट किया। सैंपल इंजेक्ट करने के बाद में ये जो चेंबर है ना, ये जो चेंबर है, ये सैंपल को यहाँ ले जाएगा इधर। ये कॉलम है, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम क्या है? ये ट्यूब रहता है, एक बारीक से ट्यूब, छोटा सा। अब ये जो ट्यूब है कॉलम, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम क्या है। कॉलम एक ट्यूब है, ट्यूबिंग है, लंबा सा ट्यूब जो रह सकता है किस का, या तो ये स्टील का रहेगा, जनरली स्टील का ही रहता है, या फिर गिलास का रहता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब ये कॉलम क्या रहता है? देखो कॉलम में 2 तरह के कॉलम हम यूज़ करते हैं। एक तो रहता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के लिए। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में इस कॉलम, ये जो कॉलम रहता है, ये स्टील ट्यूब रहता है और इस ट्यूब में भरा रहता है फाइन पाउडर इनर्ट मटेरियल का, जैसे कीजल गुड़ का या सिलिका वगैरह। ठीक है, समझ में आया ना, इसमें भरा हुआ रहता है, ये याद रख लेना। ये हो गया एक। दूसरा, अगर ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे बताऊंगा मैं, GSC में ट्यूब इज फिल्ड विद सॉलिड पाउडर। लेकिन GLC में, यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब, ये मान लीजिए ये ट्यूब है, इसकी जो अंदर की वॉल है उसमें हम एक लिक्विड पॉलिश कराते हैं, स्टेशनरी फेज, पॉलिश्ड विद लिक्विड। मगर कहाँ से? ये इनर वॉल्स जो रहते हैं, इनर वॉल्स जो इनर वॉल रहती है ट्यूब की, उसमें रहता है क्या, लगा रहता है, उसमें कोई लिक्विड चिपका हुआ रहता है। ठीक है, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा वो कैसे करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे समझो। देखो गैस आ गई, यहाँ पे फ्लो रेगुलेटर से हम फ्लो करा रहे हैं, ये गैस यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, इस ट्यूब के थ्रू फ्लो होती है। समझ में आना, अभी गैस फ्लो ही हो रही है, राइट। लेकिन जब हमें कोई एनालिसिस करनी पड़ती है, हम इसमें एक सैंपल इंजेक्ट करते हैं, उस सैंपल को ये गैस यहाँ इस कॉलम के थ्रू बाहर ले जाता है। समझ में आया ना, क्लियर। और यहाँ पे रहता है डिटेक्टर इस तरह रहता है कि इसमें अगर कुछ भी वेरिएशन आ जाए फ्लो में, तो यहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाती है। क्लियर, ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा ये काम कैसे करता है। यहाँ से हमने गैस भेजी, ये गैस यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, फिर इस ट्यूबिंग के थ्रू फ्लो हो रही है, फिर डिटेक्टर के थ्रू, ठीक, डिटेक्टर के थ्रू फ्लो हो रही है। और डिटेक्टर के बाद में बताऊंगा मैं कैसा करेगा काम। डिटेक्टर के बाद में यहाँ पे ये इधर चली जाएगी गैस, ठीक। अब देखो, जो ही हमने इसमें सैंपल इंजेक्ट किया, तो ये सैंपल जो है, सैंपल इसके थ्रू पास होगा, ये या तो पार्टीशन करेगा या एड्जॉर्प्शन करेगा ये सैंपल, यानी उसमें कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगे, कुछ कम एड्जॉर्ब होंगे, या कुछ ज़्यादा लिक्विड में जाएंगे, कुछ कम लिक्विड में जाएंगे। या मैं ऐसा बोलूँगा कि एक कंपोनेंट जो है वो गैस के साथ में जल्दी आएगा और दूसरा कंपोनेंट गैस के साथ में लेट में फ्लो होगा, ठीक। और ये जब ये गैस यहाँ पे फ्लो होती है, इसने कुछ इम्प्योरिटी लाई है अपने साथ, इस गैस ने कोई नई चीज़ लाई है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट होती है, ठीक। और डिटेक्शन के बाद में यहाँ पे डाटा सिस्टम रहता है। क्या रहता है? डाटा सिस्टम, यानी ये एनालाइज करता है इसको, मैं इसको एनालाइजर बोलूँगा, एनालाइजर, ये एनालाइज होता है, ठीक। और यहाँ पे हमको एक ग्राफ डिस्प्ले होता है, इसको बोलूँगा डिस्प्ले,
ठीक, इस तरह का ग्राफ डिस्प्ले होता है। क्लियर। और ये जो यहाँ पे ये फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर। और ये जो गैसेस है बाद में ये फालतू गैसेस पूरी की पूरी यहाँ से फ्लो हो जाती है। हमें डिटेक्टर से मतलब यहाँ तक का मतलब है। अब इसमें देखो होता क्या है। देखो मान लीजिए एक गैस है, वो यहाँ से फ्लो हो रही है, इसमें हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया। उस सैंपल में मान लीजिए दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक। और इनमें बी ज़्यादा वोलाटाइल है, बी वोलाटाइल ज़्यादा मतलब बी को गैस ज़्यादा पसंद है, तो बी पहले आ जाएगा, ठीक। और ए जो है वो बाद में आएगा। जब हम डिटेक्टर पे देखेंगे, हमको मान लीजिए हम फ्लो कर रहे हैं, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, तीसरे मिनट में बी आया। बी जब आएगा तो ये सिग्नल देगा, इसे पीक एक देगा। ये पीक किसकी है? बी की है। ये 3 मिनट के बाद में आ गया, 3 मिनट ऐसे पीक आ गया, राइट। उसके बाद में हम फिर से फ्लो करते जा रहे हैं। अब धीरे 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 करके वो ए जो है ना, ए जो पीछे चिपका था वो भी बाहर आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है सपोज 7 मिनट, 7वें मिनट में, तो दूसरी पीक दिख जाएगी। इसी तरह से अगर इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे तो 3 पीक्स दिख जाएंगे। समझ में आया ना। अब कौन सा कंपोनेंट कितने टाइम के बाद आया वो डिपेंड करता है कि वो कितना चिपका हुआ था। जो कम चिपका हुआ था कॉलम में वो जल्दी आ गया, जो ज़्यादा चिपका हुआ था वो बाद में आ गया। अब ये जो टाइम है, इसने कितने टाइम के लिए यहाँ चिपका हुआ था, इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम। तो बी के लिए रिटेंशन टाइम क्या है? 3 मिनट। और ए के लिए क्या है? 7 मिनट। ये ए आ गया है ना, 7 मिनट के बाद ए आ गया। और अगर हमारे पास में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और हमें मालूम है कि कौन सा कंपाउंड कब आता है, तो इस रिटेंशन टाइम के बेसिस पे हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ये रिटेंशन टाइम मैंने जो बोला, और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हम कंपाउंड को ये कर सकते हैं डिटेक्ट। ठीक, इस रिटेंशन टाइम के बारे में मैं कुछ और चीज़ें बताऊँगा आपको। ये ग्राफ जो है मैं दिखाऊंगा आपको दोबारा। ये ग्राफ मैंने इस तरह बनाया। मैंने आपको बताया था कि 3 मिनट के बाद में, यानी इंजेक्शन टाइम, जब हमने इंजेक्ट किया सैंपल, उसके 3 मिनट के बाद में बी बाहर आया, और 7 मिनट के बाद में ए बाहर आया। सपोज अगर ये 3 कंपोनेंट्स हैं तो सपोज 15 मिनट के बाद में सी बाहर आया। समझ में आया ना। तो हमको इस तरह एक ऐसे ग्राफ मिलता है, दिस ग्राफ। समझ में आया ना। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ इस तरह रहता है। मैं बोलूँगा ये टाइम स्केल है, टाइम, इस एक्सिस पे टाइम देता है ये, ठीक। और टाइम हम मिनट्स में लेते हैं, पर मिनट, राइट। और इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे रिकॉर्ड रेस्पॉन्स, रिकॉर्डर रेस्पॉन्स, ठीक। रिकॉर्ड रेस्पॉन्स वर्सेस टाइम, हम एक ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ को मैं बोलूँगा क्रोमेटोग्राम। क्या बोलूँगा मैं? क्रोमेटोग्राम। तो दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ व्हाट? क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम क्या है? व्हाट इज क्रोमेटोग्राम? क्रोमेटोग्राम क्या है? सिग्नल इज रिकॉर्डेड, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये है क्रोमेटोग्राम, राइट। अब और एक चीज़, ये जो रिटेंशन टाइम है इनका 1 2 3 रिटेंशन टाइम, इसके बारे में आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, और इसी के साथ में हम इख्तिताम करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे। देखो, रिटेंशन टाइम कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं बोलूँगा फैक्टर्स अफेक्टिंग
RT मतलब रिटेंशन टाइम। सबसे पहले कॉलम की लेंथ, कॉलम की जो लेंथ है, लेंथ एंड पैकिंग ऑफ कॉलम, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम। यानी मान लीजिए कोई कॉलम छोटा है तो उसमें जल्दी कंपाउंड बाहर आएगा तो रिटेंशन टाइम कम होगा। कोई कॉलम लंबा है, बहुत लंबा कॉलम है, तो उसमें कंपाउंड ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसका रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा होगा। दूसरा मैंने कहा कि पैकिंग, जितनी टाइट पैकिंग होगी, मान लीजिए एक में इसे क्लोज पैकिंग है तो यहाँ पे कंपाउंड को ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे स्लो ट्रैवल करेगा ये। लेकिन अगर पैकिंग लूज है, मान लीजिए ऐसे लूज पैकिंग है, तो यहाँ पे जगह रहती है, यहाँ पे कंपाउंड जल्दी ट्रैवल करता है। तो पैकिंग अगर ज़्यादा टाइट रही तो रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। समझ में आया ना। और तीसरा जो है, ये हो गई दो चीज़ें, और एक जो है वो है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस भी बोलूँगा मैं, गैस एंड फ्लो ऑफ गैस, इस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस का मतलब समझाता हूँ मैं। सपोज अगर एक कंपाउंड है वो किसी गैस में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है तो इसका मतलब वो गैस के साथ जल्दी बाहर आ जाएगा, और दूसरे गैस के साथ में वो कम डिज़ोल्व हो रहा है तो उसके साथ में वो थोड़ा टाइम लगाएगा बाहर आने में। समझ में आया ना। जिसके साथ में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, जिस गैस के साथ में, कैरियर गैस की बात बोल रहा हूँ मैं, कैरियर गैस, जिसके साथ में इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। सपोज एक कंपाउंड है ए या सपोज बी है, बी की एफिनिटी गैस के साथ ज़्यादा है तो बी जल्दी बाहर आएगा। अगर ए की एफिनिटी इसके साथ कम है तो ए जल्दी बाहर नहीं आएगा। और ए फ्लो ऑफ गैस, जितना फ्लो फास्ट होगा, फ्लो ज़्यादा है तो रिटेंशन टाइम कम। समझ में आया ना। अगर गैस जल्दी फ्लो हो रहा है तो वो कंपाउंड को जल्दी बाहर निकालेगा तो रिटेंशन टाइम कम होगा। और एक बात है, टेम्परेचर ऑफ कॉलम, कॉलम का जो टेम्परेचर है उस पे भी रिटेंशन टाइम डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कंपाउंड ज़्यादा वोलाटाइल हो जाएगा, तो वोलाटाइलिटी ज़्यादा होगी तो वो गैस में ज़्यादा जाएगा, जल्दी फास्ट जाएगा, तो उससे क्या होगा, रिटेंशन टाइम जो होगा वो कम होगा। क्लियर। तो इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, यानी इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा फिर। और एक चीज़ जिस पे रिटेंशन टाइम डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ कॉलम मटेरियल, यानी जो आप मैं बोलूँगा इसे नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। क्लियर। इस पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टेशनरी फेज के साथ में कंपाउंड की एफिनिटी ज़्यादा है तो फिर वो रुक जाएगा, उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर एफिनिटी ज़्यादा है कंपाउंड की तो रिटेंशन टाइम भी ज़्यादा ही होगा। इतना तो समझ में आया। अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये तो हो गया रिटेंशन टाइम। अगर हम ये सब चीज़ें कैलिब्रेट करेंगे, यानी हम फिक्स करेंगे, फिर हम प्योर कंपाउंड्स के ऊपर पहले प्योर कंपाउंड्स को पास करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू, ये कॉलम के थ्रू पास करेंगे, हम सब चीज़ों को फिक्स करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर हमें प्योर कंपाउंड्स का रिटेंशन टाइम पता है तो हम एक इम्प्योर कंपाउंड के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास में प्योर कंपाउंड्स का रिटेंशन टाइम मालूम है गिवन कंडीशंस में, उसके बाद में हम उसी कॉलम में कोई इम्प्योर कंपाउंड पास करते हैं जिसमें ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिनका हमारे पास में डाटा मौजूद है, तो हमें एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर पता चलता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। समझ में आया ना, सेंसिटिव टेक्निक है। और एक चीज़, जो रिटेंशन टाइम के दौरान हमें पीक मिलती है ना, ये पीक, ऐसे पीक मिलती है,
इस पीक का जो ये पोर्शन है, यानी ये जो एरिया लिया है इसने, जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर पीक, या मैं ऐसे बोलूँगा, ये जो पीक है, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको मैं बोलूँगा एरिया अंडर पीक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ में आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरिया अंडर पीक हमें बताता है कि इस कंपाउंड का क्वांटिटी कितना है। मैं बोलूँगा इसका क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कितना है, ठीक है, या मैं बोलूँगा अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट इन दैट मिक्सचर, वो कितना है, समझ में आया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पता चलता है अमाउंट एरिया अंडर, यानी पीक की इंटेंसिटी के ऊपर पता चलता हमें कि इसमें अमाउंट कितना प्रेजेंट है, समझ में आया ना। और दूसरा जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ग्राफ। अब मान लीजिए इसमें ये ए है, ए की पीक इतनी बड़ी है, सी की छोटी है, बी की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा कंपाउंड, ऐसे रफली पूछता हूँ, क्वालिटेटिवली आपसे पूछूं मैं सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा है इस मिक्सचर में, ए बी सी में, आप बोलेंगे डेफिनेटली ए ज़्यादा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो एरिया अंडर पीक हमें बताता है कि कौन से कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है, समझ में आया ना। और रिटेंशन टाइम के बेसिस पे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, समझ में आया ना, अगर हमारे पास में डाटा मौजूद है तो। क्लियर। तो फिलहाल आज गैस क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ इतना प्रोसीजर, यानी मैं बोलूँगा इसका जो तरीका है, इसकी जो वर्किंग है वो बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो फिलहाल आज इतना ही।